A very good morning to you all. Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. This is the third lecture of the series Osteoarthritis. In the previous lectures, we have studied about osteoarthritis, its definition, its etiology, pathogenesis. In the second series, the second lecture, we have studied about the clinical features of osteoarthritis. And in today's lecture, we will try to understand the investigation and management of the case of osteoarthritis. So, whenever a patient of osteoarthritis is coming to us, now we can very well judge the patient by the symptoms, as we already know the clinical features, the sign and symptoms with which the patient is coming to us. जब भी कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास में आएगा तो क्या सिम्टम्स लेके आएगा अब हम अच्छी तरह से समझते हैं, है ना, किस वजह से उसके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या क्या सिम्टम्स लेके आएगा। अभी तक के 2 लेक्चर्स में ये चीज़ हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। Now, in this lecture, we will start with the investigations and management. उस investigation से start करते हैं। जब भी कोई patient हमारे पास में आएगा, हम already जानते हैं कि osteoarthritis का जो patient है, स्पेशली मिडिल एजेस और ओल्ड एजेड इंडिविजुअल आएंगे, स्पेशली वुमेन हमारे पास में आएगी। कैसे आएगी? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा लेके, कोई चोट लगी जिसकी वजह से पहले सिंगल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हुआ और साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस हुई जो कि आधे घंटे से कम रहती थी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेस्ट पेन के बारे में हमने बात करी है, तो रात में ज़्यादा पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस की हमने बात करी है। ठीक है, तो जैसे जैसे पेन शुरू होता है पहले सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर कार्टिलेज का डिजनरेशन होता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है, साथ में बोनी चेंजेस आते हैं, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशंस होते हैं, क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास में आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है जिससे कि हम इन्वेस्टिगेट करा पाए। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो इस वजह से जो हम लोग नॉर्मली कराते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें सीबीसी कराते हैं, ईएसआर कराते हैं, सीआरपी कराते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है या होता है तो बहुत माइल्ड होता है, जो माइल्ड साइनोवाइटिस के अंदर हो सकता है। इन अदर केसेस देयर इज नो इन्फ्लेमेशन, क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते, वो नॉर्मल ही मिलते हैं। आप इसको डायग्नोस कैसे कर पाते हो? आप इसकी क्लिनिकल कंडीशन को सुनकर किस तरह से सिम्टम्स डेवलप हुए हैं पेशेंट के, कैसे कैसे सिम्टम्स आए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स स्टार्ट हुए, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को सुनकर समझकर ही आप क्लिनिकल डायग्नोसिस दे सकते हैं। और उसके अलावा कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। तो जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उस नॉलेज का यूज़ करते हुए, उन चीज़ को वापस से रिकॉल करते हुए हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। ये कार्टिलेजिनस चेंजेस से शुरू होती है, जहाँ पे कार्टिलेज धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन होता है, फोकल डिस्ट्रक्शन, और उसके वजह से जॉइंट्स के दोनों एंड आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। इसमें ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वी ऑलरेडी नो, एक जॉइंट से पर्टिकुलर स्टार्ट होती है। सो दिस इज बेसिकली क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है, क्लासिफिकेशन हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट कंप्लेंट्स। सो दिस इज बेसिकली क्रॉनिक मोनोआर्थराइटिस। क्रॉनिक मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा समय से पेन रहता है। मोनोआर्थराइटिस हो सकता है जिसमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर एसिमेट्रिकल मतलब एक ही साइड के ओलिगो फ्यू जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पॉलीआर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर इनिशियली एसिमेट्रिकल होता है, आगे जाके फिर सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, देयर कैन बी बोनी स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट मार्जिन। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, हेबर्डन्स नोट्स और बाउचर्ड्स नोट्स, जो कि हमने इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स के अंदर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि ये पेशेंट आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। ठीक है, इसमें आपको जॉइंट मार्जिन पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। प्रॉक्सिमल में आपको कौन सी नोट्स मिलती है? बाउचर्स नोट्स, और डिस्टल में आपको मिलती है हेबर्डन्स नोट्स देखने को। ठीक है,
There can be mild synovitis, although there is no inflammation in the joints, but still there can be mild synovitis with cool effusion. इसके अंदर आपका mild synovitis हो सकता है with cool effusion, मतलब अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो वहाँ पे वो ठंडा ही जॉइंट आपको दिखाई देगा. There can be crepitation. Crepitation मतलब कट-कट की आवाज जो आती है जब भी जॉइंट का मूवमेंट करोगे, पैसिव मूवमेंट करोगे, या पेशेंट बोलेगा जब मैं चलता हूँ तो जॉइंट में कट-कट की आवाज आती है क्योंकि कार्टिलेज घिस चुकी है और दोनों एंड जो जॉइंट के बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं जिसकी वजह से crepitation होती है. So audible creaking or crackling of the joint on passive or active movement. There can be deformity. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से जॉइंट्स आपके डिफॉर्म हो जाते हैं आगे जाके. जैसे नी के अंदर हमने पढ़ा था वेरस और वेल्गस डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट, जैसे हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसमें स्लाइट पेन से शुरुआत होती है, दैट इज caused by exertion and better by rest. वो पेन धीरे धीरे कंटिन्यूस पेन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट अपना जो मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उसको लिमिट करना पड़ता है. ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप भी नहीं होता. तो नई चेंजेस, हिप के क्लिनिकल फीचर्स, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे. Now what are the various investigations? हम इनमें investigations क्या कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, this is a basically non-inflammatory type of arthritis. तो यहाँ पे no blood tests are routinely indicated for the workup of the patient, क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं. आप CBC कराओगे, ESR कराओगे, CRP कराओगे, RA फैक्टर कराओगे, सब नेगेटिव आएंगे इसमें. So it is not usually advised with osteoarthritis unless the symptom and signs suggest inflammatory arthritis. जब तक कि साइन एंड सिम्टम ये नहीं कहते कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का है जिसके अंदर वो जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है वो पॉजिटिव हो सकती है. बट वी कैन डू द एग्जामिनेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड. यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है आपके जॉइंट के अंदर उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन कंपैरिजन टू द एक्सरेज. जो साइनोवियल फ्लूइड आप लेंगे वो साइनोवियल फ्लूइड आपका स्ट्रॉ कलर देखने को मिलता है विद गुड विस्कोसिटी, है ना, विस्कस होता है. फ्लूइड WBC, यूजुअली जो फ्लूइड में WBC कम होता है, दैट इज लेस देन 1000 per microliter. लेकिन अगर आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जाएगा तो उसके अंदर 1000 से ज्यादा हो जाना चाहिए per microliter. ऑफ वैल्यू रूलिंग आउट द क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस. क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा, CPPD के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, full blood count, ESR and CRP are usually normal, जो आप नहीं कराते हो, है ना. CPPD और so no blood tests are routinely indicated for workup of the patient with osteoarthritis. तो और कोई usually हम blood test नहीं कराते हैं. Examination of the synovial fluid is most important and more helpful diagnostic than other X-rays. ठीक है, तो जॉइंट फ्लूइड हमने अभी डिस्कस किया, स्ट्रॉ कलर होता है, WBC काउंट लेस देन 1000 होते हैं. फुल ब्लड काउंट, ESR एंड CRP आर यूजुअली नॉर्मल क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. इसमें क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं जो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे. CPPD के क्रिस्टल्स होते हैं एंड बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट may also be identified. So these crystals can be identified. The radiograph may be normal at first, but as the disease progress, it may show the joint space narrowing. तो रेडियोग्राफ्स जो होते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं एट फर्स्ट. जो एक्सरेज आप कराते हैं उसमें नॉर्मल फाइंडिंग आ सकती है इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है उसके साथ में आपको जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग जाते हैं. यहाँ पे आपको जॉइंट स्पेस नैरोइंग दिखती है, जो हमने एक्सरे में देखा था पिछली बार. दो जॉइंट के बीच की जो स्पेस होती है वो नैरो हो जाती है. सब कॉन्ट्रोल स्क्लेरोसिस होता है, दैट इज हार्डनिंग ऑफ द बोन बिलो द कार्टिलेज. सब कॉन्ट्रोल सिस्ट बनने लग जाते हैं एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन यहाँ पे होने लग जाता है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं. प्लेन एक्सरे में शो वन और मोर ऑफ द टिपिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. इनमें से जो प्लेन एक्सरे आप कराते हैं उसमें कुछ फीचर्स आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं. ये व्यू ऑफ द पेल्विस इज एडिक्वेट फॉर असेसिंग हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो जो आपका हिप पेल्विस है उसका ये व्यू अगर आप कराते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है. स्टैंडिंग स्ट्रेस्ड AP रेडियोग्राफ्स आर नीडेड टू असेस टिबियोफेमोरल कार्टिलेज लॉस. तो अगर आपको ये चेक करना है कि टिबियोफेमोरल कार्टिलेज लॉस हुआ है तो आप स्टैंडिंग विद स्ट्रेस्ड कंडीशन, है ना, AP रेडियोग्राफ आप कराते हैं जोर देते हुए. ठीक है, तो आप इसमें घुटने पर जोर देते हुए खड़े होकर एक्सरे कराते हैं जिससे आपको स्ट्रेस्ड कंडीशन में पता चल सके कि कार्टिलेज की कंडीशन कैसी है. Fixed skyline views is the best for assessing patellofemoral narrowing. तो skyline view आप कराते हैं जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे patellofemoral narrowing तो नहीं है. Although the MRI may reveal the extent of pathology, MRI से आपको पता चल सकता है कि पैथोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है उसके अंदर, आर्थराइटिक जॉइंट के अंदर, लेकिन it is not usually indicated in cases of osteoarthritis. ठीक है, MRI से पता तो चल सकता है
लेकिन ये यूजुअली आप नहीं कर पाते हैं। रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन्स आर परफॉर्म फॉर अदर रीजंस, ठीक है। रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन्स भी कराए जाते हैं, लेकिन वो अदर रीजन से अगर आपने कराया और उससे उसकी फाइंडिंग में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है। दे शो एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। इंसिडेंटल फाइंडिंग आपने रेडियो आइसोटोप किसी और चीज के लिए कराया और उसमें आपको पता चला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया पेशेंट को, दैट इज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग, ठीक है। ये आप देखिए एक्सरे जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में दिख रहा है, जो जो चेंजेस हमने अभी पढ़े ना रेडियोग्राफ्स हम कराते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सरे ऑफ द नी विद मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें मीडियल साइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यहाँ पे कार्टिलेज लॉस हो रहा है जिसकी वजह से दोनों जॉइंट्स पास में आ रहे हैं, ये स्पेस नैरो होती जा रही है और बोन एक तरफ झुक रही है, इस वजह से दूसरी साइड की जो स्पेस है वो बढ़ गई है। नोट द नैरो जॉइंट स्पेस ऑन द मीडियल साइड ऑफ द जॉइंट, यहाँ पे नैरो स्पेस हुई है। The sclerosis of the bone in the medial compartment, medial compartment में ये आप दिख रही है ना, आपको यहाँ पे थिकनिंग दिख रही है, हार्डनिंग ऑफ द बोन विद इंक्रीज बोन डेंसिटी, जिसको स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ कॉर्टिकल थिकनिंग, तो ब्लैक एरोस यहाँ दिखा रहा है, एंड ऑस्टियोफाइट, ये जो चीजें हैं ये ट्रायंगल, ये ऑस्टियोफाइट्स दिखा रहा है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, दैट इज द टिपिकल फीचर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इन द medial femur white wedge, ये white wedge को बता रहा है। How will you diagnose? Diagnosis establish होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का on the following ground, कैसे कैसे आप डायग्नोसिस establish करते हैं। सबसे पहले पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसके पैटर्न को देखते हैं। नी जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, हिप जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, कोई चोट लगी थी उसके बाद में उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, स्टिफनेस आने लगी, जकड़न रहने लगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होने लगी, पेन रहने लगा, धीरे धीरे वो पेन पहले तो मोशन से बढ़ता था, वैसे आराम मिलता था, उसके बाद में धीरे धीरे वो पेन कंटिन्यूस रहने लगा, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, पहले एक जॉइंट इन्वॉल्व किया, धीरे धीरे दूसरे और जॉइंट्स भी बॉडी के इन्वॉल्व होने लगे। अगर इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स है तो वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उस पैटर्न को देख के आप डायग्नोसिस कर सकते हो दैट दिस इज द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। या फिर रेडियोग्राफिक फीचर्स जो हमने अभी एक्सरे में देखे थे, तो उन रेडियोग्राफिक फीचर्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस इज द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नॉर्मल लैब टेस्ट, पेन हो रहा है पेशेंट को, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सब चीजें नॉर्मल आती है, ये भी बताता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। और साइनोवियल फ्लूइड फाइंडिंग जो हमने अभी देखा था, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस फ्रीली विस्कस होता है, साथ में डब्ल्यूबीसी काउंट होकर लेस देन 1000 पर माइक्रोलीटर हमने अभी पढ़ा था, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, उससे इजीली डायग्नोस कर सकते हैं दैट दिस इज द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जो रिजेंबल करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो इसमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होगा तो उसके अंदर आपको प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है दैट इज लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में दैट इज मोर देन 30 मिनट्स, एंड स्टिफनेस एक से ज्यादा जॉइंट्स में होगी और कई सारे जॉइंट्स एक साथ में अफेक्टेड होंगे। बर्साइटिस हो सकता है, अगर नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपको बर्साइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा हो सकता है, इट कॉमनली occurs around the knees and hips, ठीक है। एंसराइन बर्साइटिस हो सकता है, एंसराइन बर्साइटिस क्या होता है, दैट अकर्स medial and distal to the knee joint, ठीक है। बहुत कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से क्रॉनिक नी पेन होता है, बहुत लंबे समय से नी में घुटने में दर्द हो रहा है, तो एंसराइन बर्साइटिस हो सकता है। और उसका पता कैसे चलता है, पेशेंट कई बार हमारे पास आके बोलता है कि मैं वो इंजेक्शन लगवा के आता हूँ जिसके बाद मुझे आराम मिल जाता है, तो इंजेक्शन किसके होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। एंसराइन बर्साइटिस जो होता है इट यूजुअली रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू द केसेस ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन। जब भी उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को आराम मिलता है। The pain isolated to the area of lateral to the hip, तो ये जो पेन होगा यहाँ पे ये lateral to the hip होगा, and joint usually reflect the presence of trochanteric bursitis. पेशेंट अगर एक साइड में लेटता है, एक साइड में लेटने के बाद उसे पेन होता है तो वो ये बताता है कि ट्रॉकेंट्रिक बर्साइटिस है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड विद वाइट काउंट ग्रेटर देन 1000 माइक्रोलीटर अगर है तो ये बताता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या गाउट है, या सीडो गाउट के सिम्टम्स यहाँ पर हो सकते हैं। Now, what is the treatment of osteoarthritis? जब भी कोई पेशेंट हमारे पास में आता है तो हमें उसे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना होता है, या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास में ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है। ट्रीटमेंट गोल इज टू एलिविएट द पेन एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ फंक्शन। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी तरह से हम पेशेंट को पेन को कम कर सकें और उसका जो लॉस ऑफ फंक्शन है उसको आप बचा सकें, मतलब जो उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है जॉइंट के अंदर, तो उस लॉस ऑफ फंक्शन को आप रोक सको, उसका डैमेज होने से रोक सको और जो पेन है उसको कम कर सको।
नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज में क्या आता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवा के आप क्या क्या करा सकते हैं। इसमें आप पेशेंट को बता सकते हो कि उसको क्या कंडीशन है और उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट ओबीज है तो उसको वेट कम करने के लिए बोलते हो। अगर उसको कुछ आप एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे पेशेंट को हेल्प मिलता है। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशन, वेट रिडक्शन एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ केन और अदर सपोर्ट। तो अगर ओल्ड एज में पेशेंट आता है तो आप बोलते नहीं बिना छड़ी के नहीं चले, आप छड़ी का सहारा लेके चला करें ताकि जोड़ों के कमजोर पड़े। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप बता सकते हैं, पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस बता सकते हैं टू स्ट्रेंथन द मसल अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट, जिससे उसकी जो मसल्स हैं अफेक्टेड जॉइंट के सराउंडिंग में उसमें स्ट्रेंथ मिल सके। करेक्शन ऑफ द माल अलाइनमेंट कंट्रोल पेन, तो जो माल अलाइनमेंट हो गया जैसे कि नी जॉइंट में हमने पढ़ा जीनू वैरम जीनू वेलकम, उसको आपको ठीक करना होता है। उसके लिए आप ब्रेसेस लगा सकते हैं या फिर सर्जिकल कोरिलेशन से भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। सो करेक्शन ऑफ द माल अलाइनमेंट फ्रंटल प्लेन वेरस वेलकस डिफॉर्मिटी विद सर्जिकल और विद ब्रेसिंग। ठीक है, ब्रेसिंग मतलब साइड में ब्रेसेस लगा के आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, उसमें आप दवाई लगा के और पेशेंट को ठीक करते हैं। टॉपिकल कैप्सेसिन क्रीम, ये क्रीम होती है जिसको आप लोकली और टॉपिकली लगा के पेशेंट को आराम मिलता है। पेन रिलीवर बेसिकली एनाल्जेसिक्स होती है। एसिटामिनोफेन दी जाती है, दिस इज अ कॉमन एनाल्जेसिक दैट इज यूजुअली यूज्ड। एनएसएआईडीएस आप देते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर कॉक्स2 इनहिबिटर्स आप देते हैं, जिससे भी पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आप दे सकते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में क्या होता है, सिम्टम्स इनएडिक्वेटली कंट्रोल और दोज कैनॉट अंडरगो सर्जरी। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स उन लोगों में दिया जाता है जिनमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन कंट्रोल नहीं होता दवाई से, या ऐसे लोग जो कि सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जॉइंट के बीच की जो स्पेस है जहाँ पे कार्टिलेज है, तो वहाँ पर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, जिससे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। और इंट्रा आर्टिकुलर हाइलुरॉन, ये भी आप कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। ठीक है, इन द पेशेंट विद पेन, स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड फंक्शन, ऐसे लोग जिनमें दवा किसी भी तरह से काम नहीं कर रही है, जॉइंट डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, पेशेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसका चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ऐसे लोगों में सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। सो इन द पेशेंट विद पेन एंड स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड फंक्शन इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा सफर कर रही है। एंड आर रिफ्रैक्टिव टू नॉन सर्जिकल ग्रोथ, दिस इज दैट इज रिफ्रैक्टिव, मतलब उसमें आपने सारे के सारे बाकी मेजर्स अपना लिए, लेकिन उस पेशेंट को किसी तरह से आराम नहीं मिल रहा है, एंड एडजंक्टिव ट्रीटमेंट और दूसरे सारे सभी तरह के ट्रीटमेंट करके देख लिए, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इसमें कई सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जिसमें पहला है नी जॉइंट आर्थ्रोस्कोपिक डेब्राइडमेंट एंड लिवाज। इसमें क्या होता है कि सलाइन वाटर आप जॉइंट के अंदर डालते हैं, वहां से जितनी भी इम्प्योरिटीज सलाइन वाटर से बाहर निकाल लेते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी आप कर सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक मेनिसेक्टमी, इसमें क्या होता है, मेनिस्कस जो होता है जॉइंट में, अगर कोई सडन इंजरी, एकदम से एक्यूट इंजरी हुई जिसकी वजह से मेनिस्कस में इंजरी हुई, उसमें चोट लगी, टीयर हुआ, तो उसके लिए आप मेनिसेक्टमी कर देते हैं, मतलब वो मेनिस्कस को आप कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक्यूट केसेस में, एक्यूट इंजरी के अंदर ही किया जाता है। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी करते हैं, और इसमें लास्ट जो होता है जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होता है, जिसको बोलते हैं टोटल नी और हिप आर्थोप्लास्टी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, जिसमें नी और हिप रिप्लेसमेंट होता है। ये लास्ट फाइनल ट्रीटमेंट यही होता है, जब किसी तरह से आराम नहीं मिल रहा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट आप करते हैं। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल्दो इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के बेसिस पर ही हम पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को दे सकें। Although constitutional treatment is advised in the patient with osteoarthritis, but there are certain specific medicines which offers instant relief to the painful condition, stiffness and the limitation of the movement. तो कौन कौन सी मेडिसिन हम जानते हैं, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले मेडिसिन यहाँ पे चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से सारी कंप्लेंट्स डेवलप होती है, तो द फर्स्ट मेडिसिन दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज आर्निका, है ना, आर्निका मोंटाना। आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी, कोई भी चोट लगी तो उसकी वजह से कोई कंप्लेंट आ रही है तो आर्निका मोंटाना। सोरनेस आफ्टर ओवर एक्सर्शन, बहुत ज्यादा काम कर लिया उसकी वजह से सोरनेस आ गई तो आर्निका मोंटाना। पेन इन बैक एंड लिम्स एज ए क्रूज्ड और बीटन, तो इसके जो पेन है बैक और लिम्स में एज ए बीटन होते हैं। ब्राइनिया, इट एक्ट्स ऑन ऑल द सीरस मेम्ब्रेन,
प्राइनिया जो होती है सीरस एफ्यूजन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेन स्टिचिंग टीयरिंग। लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमने अभी तक ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ा है, पेन इज वर्स बाय मोशन एंड इज बेटर बाय रेस्ट। तो ओवर एक्सर्शन से ज्यादा हो रहा है, रेस्ट करने से आराम मिल रहा है, दैट इज प्राइनिया। कॉस्टिकम इज अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन इन द केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्रॉनिक रूमेटिज्म के लिए होती है, 6 हफ्ते से ज्यादा पुराना जो केस में होता है। आर्थराइटिक एंड पैरालिटिक अफेक्शन होता है, इसमें जो पेन होता है दैट इज टीयरिंग एंड ड्रॉइंग काइंड ऑफ पेन्स विद डिफॉर्मिटीज। जो जॉइंट डिफॉर्मिटीज हमने पढ़ी है वो यहाँ पे भी होती है। द जॉइंट्स देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है। पेशेंट बोलता है मैं काम नहीं कर पाता, किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, इट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मेडिसिन इज कॉल्चिकम। कॉल्चिकम भी इट अफेक्ट्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स। द जॉइंट इज स्टिफ एंड फीवरिश, दैट इज शिफ्टिंग रूमेटिज्म। यहाँ पे जो रूमेटिज्म होता है शिफ्ट करता है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पर। पेन आर वर्स एट नाइट, जो पेन्स होते हैं दीज आर वर्स एट नाइट and knees strike together and can hardly walk। तो जो हमने पढ़ा था ना जीनी वाइल का, तो उसकी उसी तरह से यहाँ पे आपके जो नीज होते हैं, नॉक नीज आपस में टकराते हैं और पेशेंट चल नहीं पाता। द नेक्स्ट वेरी गुड मेडिसिन इज लीडम पाल्म। लीडम पाल्म में क्या होता है, रूमेटिज्म बिगिंस इन द लोअर लिम्स एंड असेंड, यहाँ पे असेंडिंग रूमेटिज्म होता है। नेक्स्ट वन इज मैककार्ड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें टियरिंग ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स होता है, इतना दर्द होता है एज इफ द पेन द शोल्डर इज डिसलोकेटेड। द राइट शोल्डर इज पेनफुल एंड ही कैन नॉट रेज दैट शोल्डर। मैकफॉस में बेसिकली न्यूरल्जिक पेन होता है and the pain is better by warmth. Nux vomica is again very good polyclosed remedy in the cases of osteoarthritis. यहाँ पे क्रैकलिंग ऑफ द नी जॉइंट आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग मोशन, जो इसका हमने आज टिपिकल फीचर देखा था। ठीक है, द पेशेंट ड्रैग्स हिज फीट व्हेन वॉकिंग, चला नहीं जाता, उससे पैर उठा के नहीं चला जाता, पैर की सीट पे चलता है। सेंसेशन ऑफ सडन लॉस ऑफ पावर ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह स्टिफनेस होती है, ऐसे लगता है कि कोई ताकत ही नहीं बॉडी में, हाथ पैरों में जान ही नहीं बची है, दैट इज नक्स vomica। Along with the constitutional symptoms of nux vomica should be present. Pulsatilla, hip joint is painful. Pulsatilla में shifting rheumatism होता है, एक बार एक joint दूसरी बार दूसरा joint. Knees are swollen with tearing, drawing pain. यहाँ पे जो pain होते हैं, these are of tearing and drawing character. Boring pain in the heel towards the evening. इसमें जो heels होती है, इसमें boring pain होता है towards the evening. Rustox में pain and stiffness in the joints. ठीक है, Rustox जो होता है morning stiffness के साथ में worse by first motion, better by continuous motion. Tearing pain in the tendons, ligaments and fascia. यहाँ पर tearing pain होता है tendons में, ligaments में, fascia में. Pain is worse in the wet rainy weather and after the rain. तो यहाँ पे जो pain होता है wet rainy weather में ज़्यादा होता है, worse after rain and worse at night. जैसा हमने osteoarthritis में पढ़ा है, the pain is worse at night, है ना, रात के समय ज़्यादा होता है। उसी तरह Rustox में होता है, during rest and better by motion. Next is rhododendron. Rhododendron has the rheumatic tearing all the limbs. इसमें rheumatic tearing pain होता है सभी limbs में, especially on the right side. ठीक है, it is worse at rest and in the stormy weather. This is worse at rest and in the stormy weather. There is stiffness of the neck, pain in the shoulders, arms and wrist. इसमें shoulders, arm और wrist में pain होता है, worse when at rest. Now sulfur. Sulfur is again a very good polyclosed medicine. ठीक है, इसका भी बहुत important role रहता है osteoarthritis में. Stiffness in the knees and ankles. Stiffness, that is a typical feature of osteoarthritis. So stiffness देखने को मिलेगी knees and ankles में. He cannot walk erect. There is stoop-shouldered patient, rheumatic pain in the left shoulder. So these are some of the homeopathic medicines that are very well indicated in the cases of osteoarthritis. Although the final selection will be made on the basis of constitutional or totality of the symptoms. So this was all about osteoarthritis. In the next lecture, we will be talking about rheumatoid arthritis. So I hope you have understood the osteoarthritis in the complete sense. Now, it would be great that if you could refer your books, the course books, Davidson and Harrison, इससे आप पढ़ के इसका topic complete करें. So thank you for all. In the next lecture, we will start with rheumatoid arthritis.